गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस में ही हमारी लास्ट स्टेज है टेलोफेज। अभी तक हम जो लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तक हमने पढ़ लिया था। और एनाफेज में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई है और क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, यानी जिनको अब हम बोल रहे हैं डॉटर क्रोमोसोम। बेसिकली सेंट्रोमियर स्प्लिट हुई थी तो क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे और ये क्रोमेटिड अलग अलग पोल पे चले गए थे। अब वहां पर क्या आ गई थी उनके पास सेंट्रोमियर, इसलिए अब हम उनको क्या बोलने लग गए थे, डॉटर क्रोमोसोम्स। तो टेलोफेज जो स्टेज है, ये टेलोफेज स्टेज बिल्कुल प्रोफेज का अपोजिट है, बिल्कुल प्रोफेज का अपोजिट स्टेज है। यानी प्रोफेज में जो जो चीजें हुई थी बिल्कुल उसके अपोजिट टेलोफेज के अंदर होगी। यानी प्रोफेज के अंदर हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स थे उनमें कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद वो क्रोमोसोम बनने लग गए थे, यानी क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बना था। यहाँ पर क्या होगा, वापस से क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे, वहां कंडेंसेशन हुआ था, ये डीकंडेंस हो गया, यानी डीकंडेंसेशन। और डीकंडेंसेशन होगा तो वापस से क्रोमेटिन फाइबर बन जाएंगे, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको लॉस कर देंगे, यानी इंडिविजुअलिटी में आप उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे हम काउंट कर पा रहे थे वैसे हम इजीली उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। फिर और क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर हो गया था, तो वापस से यहाँ पे रीअपियर हो जाएगा। ये सब कुछ रीअपियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन लेट प्रोफेज पे स्टार्ट हो गया था, वो सब डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर जो है वो सारे चले जाएंगे, एस्टरेज जो वहां पर स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हुए थे वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी बिल्कुल एक तरह से आप समझिए कि जो टेलोफेज है बिल्कुल प्रोफेज का अपोजिट है। तो हम अगर इस तरह से बनाते हैं, अब हम आप कर रहे हैं टेलोफेज स्टेज। तो टेलोफेज जो है बिल्कुल प्रोफेज का अपोजिट स्टेज है। अगर हम एनिमल सेल बना लेते हैं इस तरह से और यहाँ हम बना लेते हैं सेंट्रियोल, कि बेसिकली तो सेंट्रोसोम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पहुंच गए हैं, वही हमने 4 लेके चले थे हम, 4 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर वो 4 क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए थे। अब ये थिन हो जाएंगे और इनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर, और इनके चारों तरफ क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। तो जो चीज वहां पर डिसअपियर हुई थी वो चीज यहाँ पे रीअपियर हो जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे लेट एनाफेज में या बिगनिंग ऑफ टेलोफेज में क्या होता है, एक छोटी सी फर्रो बन जाती है, क्योंकि अब कैरोकाइनेसिस जब खत्म हो गया है तो क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर एक फर्रो बनना स्टार्ट हो जाता है और ये फर्रो ही बीच में जाके पूरा इसको डिवाइड करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि टेलोफेज में क्या हुआ। टेलोफेज में सबसे पहला तो क्रोमोसोम डीकंडेंस, and loss their individuality. ठीक है, क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। सेकेंड, न्यूक्लियर एनवेलप, assembles around chromosome clusters। जो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसके चारों तरफ आ गया। तीसरा, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी रीफॉर्म। क्रोमोसोम डीकंडेंस एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, वापस से डीकंडेंस हो जाएंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। हम उनको फिर, जैसे वहां पर क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुआ था तो क्रोमेटिन फाइबर को हम क्रोमोसोम बोलने लग गए थे, यहाँ पर वापस से उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ये जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचे उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी,
फिर से वापस से रीफॉर्म हो जाएंगे, दोबारा से बन जाएंगे। लेट एनाफेज में या स्टार्टिंग में टेलोफेज के फरो अपीयर हो जाएगी और धीरे धीरे, क्योंकि अब कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई, कैरियोकाइनेसिस में हमने 4 स्टेजेस कर ली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल डिवाइड करेगी, है ना, और ये जो फरो बनी थी ये धीरे धीरे अंदर होती चली जाएगी, डीप होती चली जाएगी। ये फरो डीप होती चली जाएगी और सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अभी हम इसमें सारा नहीं बना रहे हैं, सारे ऑर्गेनल्स जैसे हमने उसमें भी नहीं बनाया था, एक बार इसमें वापस से रिफॉर्म हो गए हैं सारे ऑर्गेनल्स। अब लास्ट में क्या होगा, इससे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, 2 डॉटर सेल्स। इनसे क्या बन गई, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई, यानी ये फरो धीरे धीरे डीप होती चली गई और इसने क्या किया, पूरा पूरा अंदर आके इसको डिवाइड कर दिया और ये सेल बीच में से इस तरह से डिवाइड हो गई और इससे 2 डॉटर सेल्स बन गई। तो यानी पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, यानी सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब ये जो माइटोसिस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी अगर, हाँ देखो इक्वेशनल डिवीजन तो है, देखो 4 क्रोमोसोम से हमने स्टार्ट किया था, 4 ही है यहाँ पर, तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, मेंटेन रह रहा है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखना है। ग्रोथ के लिए चाहिए, जितनी भी हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है या एनिमल्स में या प्लांट्स में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा, ये तो क्लियर है ना, टेलोफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में वापस से सब कुछ रीअपियर हो गया, यानी क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गए, अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी उन्होंने, न्यूक्लियर एनवलप जो था वो वापस से रीअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब रीअपियर हो गया। उसके बाद एक फरो आई और उस फरो ने इन सेल्स को 2 बीच में से डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 2 सेल्स बन गई। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस पहला अगर देखें हम तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, सबकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो। और कहीं पर अगर हमारे कोई चोट लगती है, नई सेल आती है, तो उसके लिए भी तो ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकेंड, इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर, सेल रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर, मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि हमने क्या बोला है, ये इक्वेशनल डिवीजन है, जैसे हमारी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर्स। तो जो भी नई सेल बनेगी उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ आ गए, किसी में कुछ आ गए, तो उसको ये मेंटेन रखती है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखती है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, चाहे वो एपिकल हो, इंटरकैलरी हो, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो कैम्बियम में हो रही है, कैम्बियम जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वहां पर जो डिवीजन हो रहा है वो भी माइटोसिस के थ्रू हो रहा है, जिससे प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। तो ये सब ग्रोथ के लिए है, वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है उसमें भी माइटोटिक डिवीजन है। हमारे अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जाइगोट बनता है, जाइगोट का डिवीजन होता है, जाइगोट तो फ्यूजन के बाद बन गया, अब वो डिवाइड करेगा किससे, माइटोसिस से, फिर वो ग्रो करेगा, तब जाके एम्ब्रियो बनेगा। तो सब में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहीं कोई चीज डैमेज हो गई है वहां पर रिपेयर के लिए है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है लोअर ग्रुप के, उनके अंदर जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें भी यही है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके अंदर भी क्या होती है, माइटोसिस। उसके अंदर भी क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस जो है वो इससे क्या बनती है, दो डॉटर सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो आपको पता चला कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये हो गया हमारा माइटोसिस, यहाँ पर खत्म होता है। अभी हमने एनिमल सेल की बात की है, हम इसमें कंपेयर भी करेंगे प्लांट सेल से कि प्लांट सेल के अंदर इस तरह से डिवीजन नहीं होता। उसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, क्योंकि बाहर सेल वॉल होती है, तो उसमें किस तरह से, क्योंकि वहां यहाँ पर तो सेल वॉल नहीं है, इसलिए आराम से फरो बनती है, वो डीप हो जाती है और दो सेल्स बन जाती है। पर प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, वहां पर इस तरह से डिवीजन नहीं होता। तो वहां पर क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।